यूनिट 6 रिप्रोडक्शन। तो हम जानते हैं कि बायोलॉजी इज द एसेंस यानी वास्तविकता की स्टोरी है ऑन लाइफ ऑन अर्थ। जबकि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं पर उनकी स्पीसीज मिलियंस ऑफ सालों तक कंटिन्यू करती है जब तक कि कोई मानव निर्मित एक्सटिंक्शन ना कर दिया जाए। रिप्रोडक्शन बिकम्स वाइटल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक वह जीवित प्रक्रिया है जिसके बिना कोई भी स्पीसीज बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती। प्रत्येक इंडिविजुअल अपनी प्रोजनी छोड़ता है या तो एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल तरीके से। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो तरीका है जिससे नए वेरिएंट्स पैदा होते हैं। तो सर्वाइवल के लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि वो एडवांटेज ऑफ सर्वाइवल बढ़ा देता है। क्योंकि वेरिएशन आएगा तो एवोल्यूशन होगा तो अडैप्टिव कैरेक्टर्स आएंगे जिससे उनका सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाएगा। यूनिट एग्जामिन द जनरल प्रिंसिपल अंडरलाइंग रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस यूनिट में हम यही सब पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के बारे में। फ्लावरिंग प्लांट ह्यूमंस रिलेटेड रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सब कुछ देखते हैं। आगे देखते हैं। बात करते हैं पंचानन मैसरी की। 1904 में जयपुर में पैदा हुए पंचानन मैसरी ने मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट थे पूरे वर्ल्ड में, इंडिया के। ही मूव्ड इलाहाबाद। वो इलाहाबाद मूव कर गए डीएससी की डिग्री के लिए। उन्होंने कॉलेज के दिनों में डॉक्टर डब्ल्यू डेंजन से मिले जो कि एक अमेरिकन मिशनरी टीचर थे। और उन्होंने उनसे मिलके अमेरिकन मिशनरी टीचर से मिलके इंटरेस्ट डेवलप किया मॉर्फोलॉजी ऑफ बॉटनी, मतलब बॉटनी में मॉर्फोलॉजी में अपना इंटरेस्ट डेवलप किया। उनके टीचर एक्सप्रेस किया कि प्रोग्रेस अहेड ऑफ उनको आगे बढ़ाने में हेल्प की। देन पंचानन मैसरी इंकरेज हुए और जब वो वापस आए तो उन्होंने एम्ब्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। उन्होंने टैक्सोनॉमी में इसका एप्लीकेशन दिया, यूज ऑफ एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी। उन्होंने एस्टेब्लिश किया डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इन दिल्ली। रिसर्च एम्ब्रायोलॉजी और टिश्यू कल्चर पर की और आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो पर इन्होंने अपना काम किया। और उनका एक काम टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन बहुत ही दुनिया में बहुत फेमस हुआ। ठीक। फेलोशिप रॉयल सोसाइटी लंदन एफआरएस से, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एंड कुछ इंस्टीट्यूशन की एक्सीलेंस यानी बुद्धिमत्ता की वजह से उनको इनक्रेज किया गया और जनरल एजुकेशन दी गई जो कि ज़रूरत थी। उनका बहुत ही लीडरशिप रोल निभाया उन्होंने पंचानन मैसरी ने। किसमें? पहली जो टेक्स्ट बुक बनी थी हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए एनसीईआरटी 1964 में बनी थी। उन्होंने बहुत ही अच्छा लीडरशिप रोल प्ले किया था। फिर उन्होंने पंचानन मैसरी ने 1904 में इनका जन्म हुआ, 1966 में इनकी डेथ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट शुरू करते हैं। कहता है कि क्या हम लकी नहीं है कि फ्लावर सेक्सुअली प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और जो हमें फ्लावर्स देखने को मिलता है, उनका गुच्छा देखने को मिलता है, सेंट्स, परफ्यूम और कलर्स देखने को मिलती है। तो ये सभी किसका रिजल्ट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट होता है फ्रूट एंड सीड। ह्यूमन बींग्स बहुत ही ज़्यादा इससे जुड़ा हुआ है फ्लावर्स के थ्रू, क्योंकि ये सोशल, ऑर्नामेंटल, रिलीजियस, ग्रीफ, मॉर्निंग, दुख और सुख में साथ ही होता है फ्लावर्स। आगे देखते हैं। बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल होते हैं क्योंकि क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट होते हैं, यानी प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट होते हैं। इसलिए वो तो सर्सन बन जाएगा टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर और मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल बिकॉज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि फ्लावर साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। और टिपिकल फ्लावर यहाँ पे फिगर देखने को मिल जाता है। आगे देखते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सिंपल सा बात करते हैं। मच बिफोर एक्चुअल फ्लावर सीन इन अ प्लांट, जब हम फ्लावर देखते हैं प्लांट के ऊपर तो वह डिसीज ऐसे नहीं कि अचानक से प्रकट हो गया। सबसे पहले हार्मोनल चेंजेस होता है प्लांट के अंदर, हार्मोनल चेंज होगा, फिर स्ट्रक्चरल चेंज होगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस होने पर डिफ्रेंसिएशन चालू होगा, फ्लोरल प्रिमोडिया बनेगी, फिर वही फ्लोरल प्रिमोडिया इन्फ्लोरेसेंस के थ्रू फ्लोरल बड में कन्वर्ट होती है और फिर फ्लोरल बड नया फ्लावर बना लेता है। और में उस फ्लावर्स में 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल फीमेल। और मेल वाले को एंड्रोसियम, फीमेल वाले को गाइनोसियम कहते हैं। सिंपल सा एंड्रोसियम होता है वो भरल ऑफ स्टेमेन यानी स्टेमेंस का गुच्छा कहलाता है। और फीमेल रिप्रोडक्शन गाइनोसियम होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमेन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन के बारे में बात करें तो स्टेमेन बटा होता है लॉन्ग सिलेंडर, 2 भाग में बटा होता है, लॉन्ग सिलेंडर फिलामेंट और बाइलोब स्ट्रक्चर एंथर। प्रॉक्सिमली ये अटैच रहता है किससे? या तो पेटल से या फिर थैलेमस से। ये जो फिलामेंट है ये हिस्सा किससे? पेटल या थैलेमस से अटैच रहेगा, प्रॉक्सिमल वाला। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला और डिस्टल मतलब दूर वाला। ठीक, दूर होगा एंथर डिस्टल। इफ़ यू वर कलेक्ट, अगर तुम स्टेमेंस को कलेक्ट करो, उन्हें स्लाइड पर अरेंज करो, ऑब्जर्व करोगे कि अलग अलग तरह के स्टेमेंस देखने को मिलते हैं। टिपिकल इंजेक्शन में बाइलोब्ड और डाइथिकस होता है। और ऑफन प्रायः देखा जाता है कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप एक रन करती है सेपरेटिंग द थीका, दोनों थीका को बांटने के लिए। लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप देखने को मिल रही है यहाँ पे, ये यही कहलाती है लाइन ऑफ डाइसेंस।
देन लेट अस द अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइज ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे हम, जब भी बायोलॉजी में कुछ काटा जाता है ट्रांसवर्सली काटा जाता है, तो ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे बायोलॉजी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। माइक्रोस्पोरेंजिया 4 टेट्रागोनल होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर पॉलन सेक्स में डेवलप हो जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज रहते हैं। एंथर पैक्ड होता है पॉलन ग्रेन, इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन भरे रहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें, ट्रांसवर्स सेक्शन, एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अप्रोच होता है, निरंतर सर्कुलर आउटलाइन, सर्कुलर आउटलाइन, ये ध्यान रखिएगा। इन जनरली सराउंडेड बाय 4 बॉल लेयर, 4 बॉल लेयर पाई जाती हैं। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए होती है, वही टैपिटम नरिशमेंट के लिए होती है। टैपिटम बाइन्यूक्लिएट होता है क्योंकि वह इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी ऑफ नरिशमेंट को, इसलिए बाइन्यूक्लिएटेड होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जाता है कि टैपिटल सेल बाइन्यूक्लिएटेड क्यों होती हैं, तो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशमेंट को बढ़ाने के लिए। आंसर यंग एंड कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर ही माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है मेयोटिक डिवीजन के थ्रू। स्पोरोजिनस टिश्यू में माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाती हैं, टिश्यू है तो उसमें सेल्स होंगी, वही सेल्स मियोसिस करेंगे तो माइक्रोस्पोर बनेंगे। वही कह रहा है प्रत्येक सेल स्पोरोजिनस टिश्यू की माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है। पॉलन मदर सेल्स में मियोसिस होगी तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर बनेंगे और वो टेट्राड के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये क्या होता है कि 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर कैलोज नाम की वॉल से, कैलोज नाम की सबस्टेंस से आपस में जुड़े रहते हैं। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो कैलोज नाम की सबस्टेंस जो होता है वो गल जाता है, तो पॉलन ग्रेन 4 टेट्राड बनते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, वो पॉलन ग्रेन बन जाते हैं मैच्योर होकर। और जब ये डाइसेंस होता है यानी फटता है एंडोथीसियम की वजह से, स्टेमन फटता है तो ये निकलते हैं बाहर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की बात करें तो रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट को, और ये हिबिस्कस में देखने को मिलते हैं, ये मतलब गुड़ैल के ऊपर येलो पाउडरी मेल्डी के रूप में देखने को मिल जाते हैं। फिंगर्स में जब उंगली से छुओगे तो पीला पीला चिपक जाएगा हाथों में, स्प्रिंकलर वाटर टेकन, और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक, अब माइक्रोस्कोप में देखा कि अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिला, पॉलन ग्रेन के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? एक्साइन की वजह से, क्योंकि एक्साइन का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो पॉलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल होते हैं, यानी ओवल नहीं स्फेरिकल। 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, माइक्रोमीटर इन डायमीटर, डायमीटर रेडियस इन डायमीटर, 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। एक्साइन जो होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है, मोस्ट रेजिस्टेंस होती है टेम्परेचर के लिए, स्टेरॉइड अल्कली के लिए एंड स्पोरोपोलिन। इसी की वजह से ये फॉसिल के रूप में पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन। और जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट होती है उसे जर्मपोर कह देते हैं, वहीं से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करती है। एंटाइन जो होती है वो थिन होती है, पतली होती है, सेलोज और पेक्टिन की बनी होती है। साइटोप्लाज्म पॉलन ग्रेन को सराउंडेड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जब मैच्योर कर जाती है तो एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल बनाती है। तो वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है क्योंकि वो रिजर्व फूड अबंडेंट फूड मटेरियल रखती है, जो जनरेटिव सेल्स को फूड प्रदान करती है। वहीं स्मॉल फ्लोट जो स्पिंडल शेप होती है, ये छोटी सी स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप क्या, स्पिंडल क्या होता है? आगे और पीछे से पतला, बीच में मोटा, स्पिंडल कहलाता है। ठीक, ये हो गया स्पिंडल। ठीक है, तो जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप होती है और साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है, किसके? बड़े वाले वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है। और तो जो डेंस साइटोप्लाज्म होता है, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पर गिरते हैं। जब पॉलन ट्यूब बन रही होती है तो जर्मिनेट करते टाइम पे यही जनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट बनाती है, तो 3 सेल स्टेज हो जाती है। पॉलन ग्रेन कई स्पीसीज में ब्रोंकियल एफ्लिक्शन यानी कि एलर्जी कॉज करते हैं, जैसे क्रॉनिक डिजॉर्डर कॉज करते हैं, क्रॉनिक डिजॉर्डर, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। मेंशन द पार्थिनियम कैरेट ग्रास। इम्प्रूव द वीट, इम्पोर्टेड वीट मतलब कि जो गेहूँ मंगाया गया था बाहर से, उसके साथ ये आ गए थे। यूबिक्विटस यानी सर्वव्यापी हर जगह पाए जाएंगे। ठीक है, अकरेंस पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं। पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इट हैव बिकम फैशन। आज के टाइम में पॉलन ग्रेन न्यूट्रिशन के रूप में लेना यानी सप्लीमेंट के रूप में लेना, खाना तो है नहीं जो रोज रोज खाएंगे, सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं ना, पूरा कॉम्प्लीमेंट। तो पॉलन ग्रेन को हम टैबलेट या सिरप के फॉर्म में फूड के साथ सप्लीमेंट के तौर पर लेते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में लिया जाता है, इंडिया में इतना ज़्यादा इसका वो है नहीं जानकारी, तो सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ किया जाएगा? वेस्टर्न कंट्रीज में। तो पॉलन प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म टैबलेट्स एंड सिरप अवेलेबल इन मार्केट, पॉलन कंज्यूमशन बीइंग क्लेम्ड एथलीट्स एंड रिसोर्सेज में यूज होता है। और हाँ, एनसीईआरटी लिखती नहीं है पर यहाँ पे डायग्राम में देखने को मिलता है कि शेक और क्रीम के फॉर्म में भी देखने को मिलता है पॉलन। जब हम यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन गिरता है तो स्टिग्मा पर, लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर स्टिग्मा होता है तो उसी पे ये मतलब गिरता है। तो विंग फर्टिलाइजेशन से पहले क्या करता है? वाइबिलिटी कितनी होगी इसकी पॉलन ग्रेन की? तो ये डिपेंड करेगा स्पीसीज, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पर। ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। सीरियल्स यानी अनाजों की जो वाइबिलिटी होती है वो 30 मिनट से कम की होती है। वहीं रोजेसी लेगुमिनेसी सोलेनेसी में कुछ महीनों तक हो सकती है वाइबिलिटी। वहीं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में और पॉलन जर्मिन बैंक में, पॉलन बैंक यानी इनको स्टोर करने के लिए
यूज किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन -196, लिक्विड नाइट्रोजन -196 का यूज किया जाता है और बाद में पॉलिन बैंक से निकाल कर इसको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में लगा देते हैं। पिस्टिल की बात करें, गायनोसियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। गायनोसियम कंसिस्ट बना होता है मोनोकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी, पिस्टिल, सिंकार्पस। देखो कार्पिल, कार्पिल को कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ स्टाइल, स्टाइल कितने हैं उससे हम कार्पिल पकड़ लेंगे। पिस्टिल कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ ओवरी से, जितने अगर 2 ओवरी हैं मान लो ये ठीक, ये हो गया आपका 2 ओवरी हो गई ठीक। तो इसमें कितने हैं कार्पिल, 2 कार्पिल हैं क्योंकि 2 स्टाइल दिखा रहे हैं। अब यही क्या करते हैं और 2 ओवरी हैं यानी 2 पिस्टिल है, 2 कार्पिल 2 पिस्टिल ठीक। अब हम क्या करते हैं यही ऐसे, अब ये फ्यूज हो गए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कार्पिल तो 2 है और यहाँ पे पिस्टिल 1 है क्योंकि ओवरी फ्यूज हो गई। तो नंबर ऑफ ओवरी कितनी है 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ ओवरी 2 है। सिंपल सा एग्जांपल देख लिया आपने कि नंबर ऑफ स्टाइल से कार्पिल पकड़ेंगे, नंबर ऑफ पिस्टिल से गायनोसियम पकड़ेंगे और वहीं से नंबर ऑफ स्टाइल से कार्पिल, नंबर ऑफ ओवरी से पिस्टिल पकड़ेंगे। तो ये पिस्टिल, नंबर ऑफ पिस्टिल यानी ग्रुप ऑफ पिस्टिल कहलाता है गायनोसियम। तो सिंपली ईच पिस्टिल है 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलन ग्रेन के लिए, लैंडिंग प्लेटफॉर्म स्टिग्मा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म स्टिग्मा। स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बेनी द बल्ज पार्ट जो होता है नीचे फूला हुआ पार्ट वो ओवरी होता है। ओवरी ओवेरियन कैविटी रखता है जिसमें प्लेसेंटा होता है जिससे ओव्यूल जुड़े रहते हैं। सिंपल सा आगे बढ़ते हैं। मेगा स्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स जो जुड़े रहते हैं प्लेसेंटा से। एक ओव्यूल पाया जाएगा व्हीट, पैडी, मैंगो में, कई सारे ओव्यूल पाए जाएंगे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड में। मेगा स्पोरेंजियम की बात करते हैं। ओव्यूल, ओव्यूल में क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल ओव्यूल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नीचे होता है चैलिजल पार्ट, ऊपर ये हाइलम पार्ट दिखाया गया है। फ्यूनिकल, फ्यूनिकल जुड़ा रहता है थैलेमस से ठीक। माइक्रो प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है फ्यूनिकल, जो कोई सीधे बोला जाए हाइलम अटैचमेंट, हाइलम अटैचमेंट करता है। सिंपल फ्यूनिकल से ये प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा रहता है, फ्यूनिकल से ये जुड़ता है प्लेसेंटा से ठीक है। कहता है प्लेसेंटा बाय मीन्स स्टाक फ्यूनिकल से जुड़ा रहता है प्लेसेंटा के थ्रू। ओव्यूल जो है प्लेसेंटा से जुड़ेगा फ्यूनिकल के थ्रू। हाइलम पाया जाता है जहाँ से जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल, जंक्शन, हाइलम क्या है, जंक्शन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच। जो वो डंडी है जो प्लेसेंटा से जुड़ी हुई है उसका जो जंक्शन होता है वही हाइलम होता है। 1 और 2 इंटेगुमेंट होते हैं, 1 या 2 इंटेगुमेंट होते हैं। इंटेगुमेंट सर्कुलर मतलब एनसर्किल करते हैं वेयर द स्मॉल ओपनिंग माइक्रोपाइल, एक माइक्रोपाइल छोटा सा छेद होता है जहाँ से एयर और वाटर वगैरह जाता है। चले जा, माइक्रोपाइल वो हिस्सा होता है जहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करेगी। नहीं 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 नहीं, कुछ गलत बोल दिया। अपोजिट ऑफ माइक्रोपाइलर इन, चले जा, रिप्रेजेंटिंग बेसल पार्ट एनक्लोज द विद इन इनक्यूबमेंट इन न्यूक्लियस सेल्स। न्यूक्लियस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। न्यूक्लियस के पास अबंडेंट फूड मटेरियल क्यों होगा, क्योंकि वो उसे नरिशमेंट करना है न्यूक्लियस को। एम्ब्रायो से फीमेल गैमेटोफाइट ऑयल ओवरी सिंगल एम्ब्रायो सेक। प्रत्येक ओव्यूल सामान्यतः सिंगल एम्ब्रायो सेक से बना होता है जिसे मेगास्पोर कहते हैं। मेगास्पोर मतलब मेगास्पोर से बनता है, एक मेगास्पोर से बनता है सिंगल एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो बनता है एक मेगास्पोर पर। मेगास्पोरोजेनेसिस में हमें देखने को मिलता है मेगास्पोर बनेगा यानी कि ओव्यूल्स बनेंगे। डिफरेंशिएट इन द मेगास्पोर, मदर सेल से डिफरेंशिएट होगा, इसमें मियोसिस होगी तब। तो हम देख लेते हैं क्या होता है कि द मेगास्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन में जाएगा, मतलब मियोटिक डिवीजन करेगा तो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर फंक्शनल, एक मेगास्पोर फंक्शनल रह जाता है, बाकी 3 डीजनरेट कर जाते हैं। बनते तो मियोसिस से 4 सेल ही है पर एक क्या करता है बना रहता है, 3 डीजनरेट कर जाते हैं तो फंक्शनल मेगास्पोर कहलाता है जो बच जाता है। द मेटासेक फॉर्मेशन, मेगास्पोर टर्म मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं इसी प्रोसेस को, क्योंकि 3 मर जा रहे हैं एक जिंदा रह रहा है तो उसे ही मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कह दिया। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं एम्ब्रायो से रिलेटेड डिटेल। सिंपल सा क्या है, 2 होते हैं बाद में, क्या होता है बिना सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन के थ्रू 2 से 4 न्यूक्लियस, 4 से 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें कंडीशन देखने को मिलती है 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, सेल वार लेट डाउन, ऑर्गेनिज्म फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायो से बनाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। देन जब सेल वाल बनेगी, सेल वाल बनेगी तो सेल बनने लगती है उसी एम्ब्रायो सेक में। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और वहीं एक अपरेटस में 2 सिनर्जिड सेल होती हैं। एक ओ मतलब एक फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट यानी ओवल ओवा ठीक। और उसके अपोजिट सिनर्जिट वो एंटीपोडल सेल पाई जाती हैं, तीन एंटीपोडल सेल पाई जाती हैं। और लार्ज सेंट्रल सेल होता है हैव 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो मेजॉरिटी 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड बन जाता है। सिंपली का इसका स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। ये एंटीपोडल सेल हो गई 1 2 3, ये पोलर न्यूक्लियाई हो गई, ये इतनी बड़ी सी सेंट्रल सेल हो गई, ये हो गई सिनर्जिट्स, ये हो गई एग सेल। पॉलिनेशन की बात करते हैं। प्रीसीडिंग सेक्शन फीमेल गैमेटोफाइट फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस पॉलिन ग्रेन एम्ब्रायोसेक
दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक, दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं, इसमें कोई भी मोटाइल नहीं होता है। पॉलिनेशन मैकेनिज्म के लिए ट्रांसफ़र मतलब किस मैकेनिज्म के थ्रू पॉलिनेशन होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। काइंड ऑफ पॉलिनेशन देखने को मिलता है सबसे पहले। तो ऑटोगेमी में क्या होता है, इस तरह का पॉलिनेशन हमें अचीव होता है फ्लावर में, उन फ्लावर्स में जो में एंथर और स्टिग्मा दोनों ही एक ही फ्लावर में पाए जा रहे हो, मतलब ओपन ना हो। तो ऑटोगेमी सिंक्रोनी देखने में, ऑटो इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी, मतलब सिंक्रोनी चाहिए होती है, एक ही टाइम पे स्टिग्मा मैच्योर हो, एक ही टाइम पे गणेश मैच्योर हो। तो सफर रीजन बनेगा इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस एंथर एंड स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगेमी इज रादर रेयर। मतलब अगर फ्लावर जो है वो ओपन है तो उसमें कंप्लीट ऑटोगेमी रेयर होगी कि 100% ऑटोगेमी हो। ऑटोगेमी ऐसे फ्लावर्स में हो सिंक्रोनी चाहिए होती है, रिलीज द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आल्सो। स्टिग्मा देखो, पॉलन रिलीज हो, उसके बाद स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, पॉलन रिलीज हुआ और फिर वो स्टिग्मा पर पहुंचा, स्टिग्मा का पॉलन ट्यूब बनाना, ये सभी सिंक्रोनाइज होना चाहिए, एक साथ होनी चाहिए चीज़ें, तभी काम करेगा। और अगर क्लोज हुआ तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा 100%। क्लिस्टोगेमस 100% मतलब वो हो गया ऑटोगेमी। और एग्जांपल देख रहा ऑक्जेलिस कामेलिना, कॉमन पेंसी वायोला, वायोला का नाम है कॉमन पेंसी। दो टाइप के फ्लावर मिलते हैं, चेस्मोगेमस क्लिस्टोगेमस। चेस्मोगेमस खुले हुए होते हैं और क्लिस्टोगेमस बंद होते हैं, एंथरस्टिग्मा क्लोटीजर। दस द क्लिस्टोगेमस फ्लावर इनवेरिएबली ऑटोगेमस होते हैं, यानी कि कोई और रास्ता ही नहीं, नो चांस पॉलिन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, उसके स्टिग्मा पर कोई और पॉलिन ग्रेन लैंड ही नहीं करेगा क्योंकि वो बंद है फ्लावर, क्लिस्टोगेमस है, क्लोज है। प्रोड्यूस सेट सीड ऑफ पॉलिनेटर। ऐसे में हमें इसका डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज? एडवांटेज ये है कि सुपीरियर, अगर सुपीरियर फ्यूज होते गए तो एक सुपीरियर ब्रीड मिलेगी, फिर हो सकता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी हो जाए, तो डिसएडवांटेज हो गया इनब्रीडिंग डिप्रेशन। गिटनोगेमी में क्या होता है कि एक ही पेड़ पर दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक ही पेड़ पर दो तरह के फ्लावर होते हैं और सेम प्लांट। आल्टोगेमी, गिटनोगेमी, ठीक। तो जेनेटिकली ये ऑटोगेमी ही होती है क्योंकि प्लांट तो एक ही है, फ्लावर दो अलग अलग है तो क्या होगा, जेनेटिकली तो ये ऑटोगेमी हो गया सेम प्लांट के ऊपर। जीनोगेमी प्रॉपरली बोला जाता है, जीनोगेमी प्रॉपर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यानी एक प्लांट पे एक तरह का फूल, एक प्लांट पे एक तरह का फ्लावर होगा, यूनिसेक्सुअल प्लांट डायोसियस में पाया जाएगा, ठीक। प्लांट आर जे टू एबायोटिक, दो एबायोटिक फैक्टर्स भी हैं पॉलिनेशन के लिए, पॉलिनेशन कराने के लिए। मेजर एबायोटिक फैक्टर क्या है, मेजॉरिटी ऑफ दी बायोटिक एजेंट यूज होते हैं, जैसे कि बी, मतलब मेजर बायोटिक में भी मधुमक्खी यूज होती है। पॉलन ग्रेन कमिंग करते हैं स्टिग्मा पर जब आते हैं तो चांस फैक्टर होता है कि वो आए, ये सही वाला आया कि नहीं आया, कि गलत आ गया, इस तरह से। तो ये चांस फैक्टर पर डिपेंड करता है, विंड एंड वाटर के थ्रू अगर पॉलिनेशन होगा। कंपेशन अनसर्टेनिटी, लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन भी हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत लॉस ऑफ, रास्ते में कुछ बह गए, कुछ उड़ गए, कुछ ख़राब हो गए, इस वजह से बहुत सारे नंबर में बनाना पड़ेगा। ओव्यूल जो है वो लिमिटेड नंबर में बनता है, जिसमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है। कॉमन एबायोटिक पॉलिनेशन में अंतर्गत आता है। नॉन स्टिकी होंगे पॉलन ग्रेन, क्योंकि अगर वो स्टिकी हुए तो कहीं ना कहीं चिपक जाएंगे, धूल मिट्टी चिपका लेंगे अपने ऊपर तो भारी होकर गिर जाएंगे, तो वो नॉन स्टिकी होते हैं, विंड करंट के साथ बहते रहते हैं। और जो उन्हें एक्सेप्ट करेगा, लार्ज फेदरी स्टिग्मा होगा उसके पास, जो उन्हें एक्सेप्ट करेगा स्टिग्मा, उनके पास लार्ज फेदरी स्टिग्मा होगा, एयरबर्न पॉलन ग्रेन को अपने में फंसा लेगा। देन अगर सही टाइप का पॉलन ग्रेन हुआ तो पॉलन ट्यूब बनेगी। तो यही जो होता है, जैसे कॉर्न कॉब यानी मक्के के भुट्टे में मतलब टेसल्स देखने को मिलता है स्टिग्मा स्टाइल। स्टिग्मा स्टाइल को कंबाइन रूप से ईयर बोलती है एनसीईआरटी, ईयर। विंड पॉलिनेशन क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, विंड पॉलिनेशन क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, विंड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर। पॉलिनेशन इन वाटर क्वाइट रेयर। फ्लावरिंग प्लांट लिमिटेड 30 जेनेरा, मोस्ट ऑफ द मोनिकॉट्स। देखो लिमिटेड है 30 जेनेरा तक, 3 जीनस तक लिमिटेड है, उसमें भी सबसे ज़्यादा क्या है, मोनिकॉटलीडेंस, मोनोकॉट्स हैं। रेगुलर ट्रांसपोर्ट होगा। लोअर प्लांट सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। लोअर ग्रुप्स में एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। इट बिलीव्स पर्टिकुलरली सम ब्रायोफाइट, लिखता है सम ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स। कहता है कि लोअर प्लांट्स में जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इट बिलीव पर्टिकुलरली सम ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। यहाँ पे एल्गी क्यों नहीं बोला, यहाँ तो एल्गी कमेंट कर रहा है, यहाँ क्यों नहीं बोला, क्योंकि एल्गी क्या करता है, हल्का सा उसको मॉइस्चराइजर भी मिल गया, उसमें भी पॉलिनेशन हो जाएगा। पर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट के गैमेट जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, इनके लिए थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होगा, इसीलिए सम ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट रखता है। सारे ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट तो नहीं कि उनको पानी चाहिए ही चाहिए, कुछ ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट को चाहिए पानी, और उनका गैमेट भी बड़ा होता है तो उसके लिए उनको ज़रूरत पड़ती है पानी की। एल्गी का गैमेट इतना छोटा है कि वो स्लॉथ बियर पे भी पाया जा रहा है, उसकी नमी, उसके बालों में नमी रहती है उसकी वजह से, तो वहाँ एक तरीके से अगर नमी मिल गई एल्गी को तो वो उसके लिए पूरी तरह से क्या है, एक समुंदर के नुमा है, वो वहाँ पे भी पॉलिनेशन हो जाएगा, हल्की से मॉइस्चराइजर भी मिल गया। वहीं सब ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में थोड़ा बड़ा होता है मेल गैमेट, तो इस वजह से उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है। वाटर पॉलिनेशन प्लांट वेलिसिनेरिया और हाइड्रिला देखने को मिलता है, जो कि फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर में मराइन के लिए सी ग्रासेस, जोस्ट्रा मिलते हैं, फ्रेश वाटर के लिए वेलिसिनेरिया, हाइड्रा, और सेवरल मराइन्स में सी ग्रासेस एंड जोस्ट्रा।
यहाँ पे हम देखने को मिलता है कि पॉलिनेशन एबायोटिक में भी विंड का सबसे ज़्यादा यूज होता है। एक्वाटिक प्लांट वाटर पॉलिनेशन में मेजॉरिटी एक्वाटिक प्लांट्स, यहाँ पे एक्वाटिक प्लांट्स की बात करें तो हायासिंथ और वाटर लिली आ जाता है। इमर्ज एबव द वाटर, वाटर लेवल से ऊपर जाते हैं, इनके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इंसेक्ट और विंड की, यानी ये इंसेक्ट्स के द्वारा यानी मधुमक्खी के द्वारा भी कराएंगे और विंड्स के द्वारा भी। फीमेल फ्लावर सरफेस ऑफ द वाटर ऊपर आ जाता है, मेल फ्लावर पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा पानी के सरफेस पर, कैरीड आउट पैसिवली वाटर करंट, और वाटर करंट्स के थ्रू जाएंगे। फीमेल फ्लावर स्टिग्मा पर अगर टच किया और सही तरह का हुआ तो वो स्टिग्मा उसमें पॉलन ट्यूब जनरेट करेगा। सी ग्रासेस फीमेल फ्लावर सबमर्ज वाटर पॉलन ग्रेन रिलीज इनसाइड द वाटर। पॉलन ग्रेन मेनली सच एज ए स्पीसीज लॉन्ग रिबन लाइफ, कह रहा है कि जो पॉलन ग्रेन ऐसे कंडीशन में जाते हैं जैसे कि वाटर में सबमर्ज रहते हैं, अंदर पानी के अंदर डूबे हुए ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके पास रिबन होगा तैरने के लिए कि वो सही डायरेक्शन में चलें, हैं, तो उनके पास रिबन पाया जाएगा। और वहीं जो पैसिवली जाएंगे कैरिड आउट पैसिवली आर दे आर कैरिड आउट पैसिवली इन वाटर, रिबन पाया जाएगा। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा अचीव पॉलिनेशन, कुछ उसमें उनमें से पहुंच जाएंगे स्टिग्मा के पास, जो जिनके पास उन्हें जाना होगा, और वहीं पॉलिनेशन करा देंगे, पॉलिन ट्यूब बनेगी। पॉलिनेटेड स्पीसीज, वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज प्रोटेक्टेड होती हैं म्यूसिलेजिनस शीट कवरिंग से, क्योंकि अगर पानी में है, पानी में डूब के बह रहा है, पैसिवली फ्लोट कर रहा है पानी के अंदर, तो वो भीग जाएगा तो भारी हो सकता है, भारी होकर फिर वो नीचे बैठ सकता है पानी के अंदर, तो हम क्या करेंगे उसके ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग कर देते हैं, तो पानी चिपकेगा ही नहीं, पानी चिपकेगा ही नहीं, तो और वो उसके ऊपर रिबन भी लगा हुआ है, इसके पीछे रिबन भी लगा हुआ है, तो वो सही तरीके से पॉलिनेशन हो जाएगा। बोथ वाटर एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर वेरी कलरफुल, कोई कलर और नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं क्योंकि ये एबायोटिक के द्वारा हो रहे हैं। वहीं मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में एनिमल्स पॉलिनेशन कराते हैं, जिसमें से हमें देखने को मिलता है बीज, उसमें भी सबसे ज़्यादा मधुमक्खी कराती है। बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल, बास भी, मॉथ बर्ड्स, सभी सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड, बर्ड में भी सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड, बर्ड में सन बर्ड हमिंग बर्ड, बीज मोस्टली इंसेक्ट्स में बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल, मॉस्किटो, मॉथ्स एंड बर्ड्स। कॉमन पॉलिनेसिंग एजेंट जो होता है वो एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में पर्टिकुलरली मधुमक्खी है और डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेशन एजेंट है। और कुछ एनिमल्स जैसे लीमर्स एंड अर्बोरियल, लीमर्स और अर्बोरियल प्राइमेट्स, प्राइमेट लीमर, अर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स, अर्बोरियल रोडेंट्स, इवन रेप्टाइल्स, गार्डन लिजर्ड, फ्लावर्स एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट स्पेसिफिकली अडॉप्टेड पर्टिकुलर स्पीसीज एनिमल। कई सारे देखा जाता है कि एनिमल जो पॉलिनेटेड होते हैं प्लांट से स्पेशली अडॉप्टेड हो जाते हैं, कि अगर प्लांट ने अपने में कुछ बदलाव किया तो जो उसको पॉलिनेट करा रहा है वो भी अपने में बदलाव करेगा, ये लाइन ये कहती है। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट फ्लावर्स में लार्ज और कलरफुल फ्रेगमेंट रिच होते हैं, जो कि इंसेक्ट्स के द्वारा हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल पेटल्स चाहिए और नेक्टर भी होना चाहिए उनको देने के लिए, जिसकी लालच में वो आएँ और आके वो रस में नेक्टर खाएं और अपने वो शरीर पे पॉलन ग्रेन चिपका के और पॉलिनेशन कराएं। Inflorescence to the make conspicuous animals attracted by the flower fragrance, the flower pollinated by flies and beetles secrete foul odors, attract animals. Sustain animal visits have provide rewards, nectar and pollen grains, usual floral rewards के रूप में नेक्टर और पॉलन ग्रेन मिलते हैं। पर कुछ ऐसे विजिटर्स भी होते हैं वो तो पॉलन और नेक्टर ले लेते हैं पर पॉलिनेशन नहीं कराते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, पॉलन रॉबर कहा जाता है, ठीक, नेक्टर रॉबर। कंट्री टू एंथरस स्टिग्मा, द बॉडी ऑफ एनिमल गेट कोटिंग पॉलन ग्रेन्स, जब वो पॉलन वही मैंने कहा ना, नेक्टर खाने आएंगे तो उनके ऊपर पॉलन ग्रेन चिपक जाएगा, जब वो दूसरी फूल पे नेक्टर लेने जाएंगे तो वो पॉलिनेशन करा देगा इस तरह से। इन सम स्पीसीज में तो सबसे बड़ा जो टॉलेस्ट फ्लावर देखने को मिलता है, लॉन्गेस्ट नहीं टॉलेस्ट फ्लावर, लार्जेस्ट नहीं टॉलेस्ट फ्लावर देखने को मिलता है अमार्फोफेलस। कितना बड़ा होता है, 6 फीट का। ये अंडे देने के काम आता है, मतलब इसमें कुछ है जो अपने इंसेक्ट्स होते हैं वो देते हैं अंडे, किसमें, अमार्फोफेलस में। टॉलेस्ट फ्लावर है, 6 फीट का होता है। सिमिलर रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है मोथ और यक्का के रूप में, मोथ और यक्का प्लांट, एक मोथ होता है और दूसरा यक्का प्लांट होता है, उसके बीच भी देखने को मिलता है। और ये दोनों ऑब्लिगेट मतलब कि लाइफ साइकिल शो करते हैं, कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक मरेगा तो दूसरा अपने आप मर जाएगा। द मोथ डिपॉजिट एग, मोथ अपने अंडे दे देता है लोक्यूल ऑफ ओवरी में, इन द फ्लावर्स गेट पॉलिनेटेड बाय द मोथ, लार्वा एंड मोथ कम आउट द एग्स, सीड स्टार्ट डेवलपिंग, जब वो लार्वा बाहर आएगा हैं तो वो सीड स्टार्ट डेवलपिंग, मतलब स्टार्ट डेवलप होना चालू कर देगा। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की बात क्या करते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी किसके लिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ग्रेन्स आर लाइकली कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा एंड सेम फ्लावर, जब मतलब बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट करता है, हर्माफ्रोडाइट, तो कंट्रीब्यूट द सेल्फ पॉलिनेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिल जाता है, क्योंकि बार बार तुम ऑटोगेमी करा रहे हो उसमें, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है। यही डिसएडवांटेज के बारे में हमने पढ़ा था ऑटोगेमी में।
इंकरेज द क्रॉस प्रोडक्शन, इसलिए हमें क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ाने की मतलब इंकरेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ स्पीशीज पॉलन रिलीज करती हैं, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी उनकी सिंक्रोनाइज नहीं होनी चाहिए। अगर पॉलन रिलीज करे, मान लो एंथर ने पॉलन पहले रिलीज कर दिया, स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करने के लिए बाद में एबिलिटी लाया, अपने अंदर क्षमता बाद में ला पाया, तो ये हो जाएगा एक तरीके से सिंक्रोनाइजेशन। ये हो गया जेनेटिकली और ब्रीडिंग डिवाइस। देन सम अदर स्पीसीज में एंथर स्टिग्मा प्लेट पोजिशंस, प्रोटेंड्री या प्रोटोगाइनी बोल देते हैं, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी वर्ड है, लेकिन ऐसा याद रखना प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी में क्या होता है। प्रोटेंड्री में एंथर पहले मैच्योर हो जाता है और प्रोटोगाइनी में गायनोसियम पहले मैच्योर हो जाता है। तो एंथर पहले मैच्योर होगा तो स्टिग्मा स्टिग्मा पे अगर पॉलन ग्रैंड गया भी तो स्टिग्मा तब तक मैच्योर ही नहीं हुआ होगा, तो वो पॉलन ट्यूब बनवाएगा ही नहीं। तो ये हो गया रिसेप्टिविटी, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी और मैच्योर सिंक्रोनाइजेशन, मैच्योरिटी सिंक्रोनाइजेशन। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी भी आती है, ये एक जेनेटिक लेवल पे होता है, बाय एसआई जीन के थ्रू होता है। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी जीन इसमें काम करती है, सेल्फ पॉलिनेशन को अदर प्लांट से रोकता है, इनहिबिट कर देता है पॉलन जनरेशन खुद के प्लांट्स, मतलब खुद का अगर पॉलन होगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर दूसरे फ्लावर्स का पॉलन ग्रेन होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अनदर डिवाइस एक फीमेल फ्लावर देखने को मिलता है सेम फ्लावर में, उसमें हम क्या जैसे कैस्टर और मेज, इसमें फीमेल फ्लावर में फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं ऑन दी मोनोइसियस कहलाएंगे कैस्टर और मेज, प्रिवेंट करते हैं ऑटोगेमी को, बट गिटनोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं। मतलब मेल फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पे अलग अलग पाए जा रहे हैं, तो उसमें जीनोगेमी हो गिटनोगेमी होगी, ठीक। पर जेनेटिकली लेवल पे वो भी तो ऑटोगेमी हो गया ना, क्योंकि एक ही प्लांट में हो रहा है, एक ही प्लांट में दो अलग अलग फ्लावर हैं, तो क्या हुआ है, तो जेनेटिकली ऑटोगेमी ही ना। तो मोनोइसियस प्लांट और बाइसेक्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मोनोइसियस प्लांट और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कुछ स्पीसीज जैसे पपाया मेल फीमेल फ्लावर्स ही अलग अलग प्लांट में होते हैं, तो ऐसे में डायोसी कहा जाता है। तो कंडीशन प्रिवेंट्स करता है ऑटोगेमी गिटनोगेमी दोनों से प्रिवेंट कर देता है। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन की बात करें, कोई गारंटी नहीं देता कि राइट टाइप का पॉलन आया है कि नहीं आया है। प्राय देखा जाता है कि पॉलन रॉन्ग टाइप आया, आइदर स्पीसीज ऑफ फ्रॉम सेम प्लांट का ही आ गया तो सेल में इनकॉम्पैटिबल काम करेगा, रॉन्ग टाइप का आया तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आल्सो लैंड स्टिग्मा, तो जब स्टिग्मा पर लैंड करेगा तो एबिलिटी ऑफ रिकॉग्नाइज टू पॉलन, ये एबिलिटी होती है उसके पास रिकॉग्नाइज करने की, राइट टाइप ऑफ पॉलन आया कि नहीं आया, कंपेटिबल आया कि नहीं आया, कि रॉन्ग टाइप का आया हुआ है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन को भी बता दिया। पिस्टिल एक्सेप्ट करता है पॉलन को, प्रमोट करता है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, दैट पोस्ट पॉलिनेशन में अगर पॉलिनेशन हो गया, पॉलन ट्यूब भी बन गई हैं, तो उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अगर पॉलन ट्यूब अगर गलत टाइप का पॉलन आया तो ना पॉलन ट्यूब बनेगी और ना ही पॉलन ट्यूब बनेगी, ना जर्मेंट करेगा, ना ही फर्टिलाइजेशन होगा। एबिलिटी ऑफ पिस्टिल रिकॉग्नाइज टू पॉलन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस, मतलब एबिलिटी जो होती है पिस्टिल की पॉलन को पहले एक्सेप्ट करती है फिर रिजेक्ट करती है, मतलब देखेगा कि आया, एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, पहले रिकॉग्नाइज करेगी कि मेरा है कि नहीं है, मेरे काम का है कि नहीं, मेरी फैमिली से है कि नहीं है, उसके बाद वो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन द, ये लगातार चलता रहता है। तो केमिकल कंपोनेंट्स इसमें इंटरवेन करते हैं, मतलब केमिकल कंपोनेंट जो होते हैं वही इसमें काम करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं पिस्टिल से। ओनली रिसेंट कुछ सालों में देखा गया, बॉटनिस्ट ने देखा आइडेंटिफाई किया कि पॉलन एंड पिस्टिल कंपोनेंट इंट्रैक्शन लीडिंग टू द रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं उनके थ्रू काम करता है। तो हम उन बॉटनिस्ट ने क्या किया, उस तरह की प्रोटीन्स को ही बना डाला और उसमें लगा दिया। अब जब वो उसके बाद पॉलन ट्यूब को स्टिग्मा पर, पॉलन को स्टिग्मा पर डाला गया तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो गई। बॉटनिस्ट ने क्या किया कि पहले पहचाना कि पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन किस पर काम करता है, तो पता चला कुछ प्रोटीन्स वर्क करती हैं, कुछ केमिकल्स हैं जो वो वर्क करते हैं, तो उन्होंने वैसे ही केमिकल वैसी प्रोटीन बनाई और उसमें इंजेक्ट कर दी पॉलन में। फिर वो जब स्टिग्मा पर लैंड किया तो देखा कि पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो गई। तो लिखता है पॉलन के जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा पॉलन ट्यूब थ्रू द वन ऑफ दी जर्मपोर, किसी जर्मपोर से निकलेगी। जर्मपोर क्या था, जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट थी, वहीं से जर्मपोर से पॉलन ट्यूब निकलेगी। तो पॉलन ट्यूब बनेगी थ्रू द स्टिग्मा पर, ओवरी तक पहुंचेगी। जब वो रास्ते में जा रही होगी तो टू सेल स्टेज, मतलब और बीच में ही जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गैमेट बना लेती है और ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब स्टिग्मा तक जा करके कंडीशन पॉलन ट्यूब 2 मेल गैमेट बनाएगी शुरुआत में। जब यह ओवरी तक पहुंच जाएगी तो ईच मेल गैमेट थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड से इंटर करते हुए सिनर्जिट के थ्रू फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स उसे गाइड करती हैं, फिलीफॉर्म ऑपरेटर पॉलन ट्यूब को गाइड करती हैं। मैंने रिसेंट स्टडीज़ में देखा गया कि माइक्रोपाइलर एंड पर सिनर्जिट्स और फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स पाया जाता है, वो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब को गाइड करती हैं, ठीक। डिपोजिशन अंटिल स्टिग्मा ट्यूब्स ओव्यूल आर रिफर टू एज पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन देखने को मिलता है हमें यहाँ। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन एक डायनामिक प्रोसेस है जो कि पहले पहचानेगा, फिर उसके बाद पॉलन ट्यूब बनाएगा, फिर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, फिर अंदर ग्रो करेगा, फिर जर्मिनेट कराएगा, तो मतलब मेल गैमेट अंदर पॉलन ट्यूब के। देन फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स माइक्रोपाइलर एंड से के थ्रू पॉलन ट्यूब को गाइड करेंगी
देन वो एक मेल गैमेट वो एग सेल को फ्यूज करेगा और एक जाके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। तो पोलर न्यूक्लियाई से जो फ्यूज करता है वो बनाता है एंडोस्पर्म, और जो एग सेल से फ्यूज करता है वो बनाता है जाइगोट। तो इसी तरह से क्या करते हैं, मैनिपुलेटिंग द पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन को मैनिपुलेट कर करके इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन करा सकते हैं। यहाँ इनकम्प्लीट पॉलिनेशन बॉटनिस्ट ने कैसे कराया था, उन्हें पता चला कि कोई केमिकल और प्रोटीन है जो कि पॉलन को और स्टिग्मा को रिसेप्टिविटी में वर्क कर रहा है, तो उन्होंने वैसे ही उसको प्रोटीन दे दिए, तो वो काम कर गया। इससे हमें क्या हुआ कि हमें मन चाहे डिजायर्ड हाइब्रिड भी प्लांट्स के मिलने लगे। ठीक है, कहता है कि आप आसानी से देख सकते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन फ्रॉम सच एज मटर, पी, चिक पी, क्रोटोलारिया, बल्बैल्जम, बिंका एंड ग्लास स्लाइड पर देखते हैं। शुगर सोल्यूशन अगर 10% है, आफ्टर 10 से 15 to 30 मिनट ऑब्जर्व इन द स्लाइड अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप, तो आपको पॉलन ट्यूब बाहर आती हुई दिखाई देगी। और यहीं अगर हम 10% शुगर सोल्यूशन की जगह 90% ले लें या फिर उससे कम ले लें, तो 90% शुगर सोल्यूशन लेंगे तो प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, यानी कि सेल से प्लाज्मा साइटोप्लाज्म बाहर चला जाएगा, सेल से साइटोप्लाज्म बाहर चला जाएगा, उसे एक्साइटोसिस कहते हैं। एक्साइटोसिस यानी सेल बाहर जगह टूट जाती है। हाइप्लॉइड सेल है तो क्या हुआ, है तो सेल ही ना, तो उसका साइटोप्लाज्म बाहर जाएगी तो मर जाएगी अगर शुगर सोल्यूशन ज़्यादा कर दिया। तो ये साफ साफ लिखती है कि ड्रॉप ऑफ शुगर सोल्यूशन 10%, 15 से 20 मिनट बाद हमें पॉलन ट्यूब बनती हुई दिखेगी। कुछ जेनरा हैं सामान्यतः इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज में, जेनरा में देखने को मिलता है कंबाइन द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में इसका यूज किया जाता है। इनकम्पैटिबल पॉलिनेशंस का क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट कराया गया, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन अपना पॉलिनेशन कराया गया, कंटामिनेशन अनवांटेड पॉलन, इमेस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक का यूज किया गया। फीमेल पेरेंट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें एंथर को काट दिया, एंथर डाइसिस कर दिया, फॉरसेप्स, और इसे हमने कहा इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स को फीमेल कहा जाएगा और सुटेबल साइज जनरली बटर पेपर से उसको कवर कर देंगे। मान लो तुमने स्टेमन तो हटा दिया, उसके बाद बटर पेपर से कवर ही नहीं किया, पता चला कोई और आके उसके ऊपर पॉलिनेशन करा दिया और स्टिग्मा जो आपने फीमेल फ्लावर बनाया था वो बेकार हो गया। इसलिए इमेस्कुलेशन कराने के बाद स्टिग्मा को बटर पेपर से कवर कर देते हैं, जिससे अगर कोई पॉलन आए भी तो रपट जाए, फिसल जाए। और बैगिंग कर देते हैं, इसी को बैगिंग कहा जाता है, बटर पेपर से कवर कर देना। देन जब हमें चाहत भरा पॉलन ग्रेन यानी कि जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है उसको उसमें डालेंगे, फिर बटर पेपर से कवर कर देंगे, जिससे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो और हमारा मनचाहा हाइब्रिड बन जाए। इन फीमेल पेरेंट्स में प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाता है, नो नीड टू इमेस्कुलेशन। फीमेल्स अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें इमेस्कुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जा रहा है जो कि गाइनोसियम होता है। तो वो फीमेल फ्लावर होगा तो उसमें बैग की ही ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ, और बैगिंग कराएंगे, ना इमेस्कुलेशन कराएंगे ना कुछ और। तो पॉलिनेशन कैरीड आउट यूजिंग द पॉलन ट्यूब फ्लावर रीबैग, पॉलिनेशन करा के रीबैग कर देंगे। डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें, आफ्टर एंटरिंग द सिनर्जिट, सिनर्जिट में एंटर करता है तो रिलीज 2 मेल गैमेट जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में सिनर्जिट में जाते हैं। पहला वाला जो होता है एक मेल गैमेट आपका सिनगेमी के थ्रू जाइगोट बनाएगा एक सेल से फ्यूज होकर के, और दूसरा वाला है पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा जाकर के और सेंट्रल सेल में जाकर डिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनाता है। इसे ही अब सिनगेमी यानी जाइगोट का बनना और ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू एंडोस्पर्म का बनना, इसे ही मतलब ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। एंडोस्पर्म को मेल गैमेट का, एक मेल गैमेट का पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करना, दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करना, एक मेल गैमेट का दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करना ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, जब एक सिनर्जिट सेल में पॉलन ट्यूब एंटर करती है, सिनर्जिट सेल मतलब जो पिलीफॉर्म अपरेटस होता है उसको गाइड करता है। ये सिनर्जिट्स के पास पिलीफॉर्म अपरेटस होगा, पॉलन ट्यूब को गाइड करेगा और वो जाके फ्यूज होगी एक सेल से, सिनगेमी करेगी, जाइगोट बनेगा। और वहीं एक मेल गैमेट तो दो पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल के दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा जाके और बनेगा ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का बनना और जाइगोट का बनना ये कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन, यानी सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन मिलकर के डबल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। बात करते हैं यूनिक फ्लावरिंग प्लांट सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, प्राइमरी एंडोस्पर्म देखने को मिलता है और एक हमें एम्ब्रायो देखने को मिलता है। जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रायो में, जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रायो में। तो हमें यहाँ पे अब ये पूछा नहीं जाता ज़्यादा, लेकिन देखते हैं मैचुरेशन देख लेते हैं। जाइगोट से उसको डिप्लाई के क्लीवेज करेगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर के बाद हार्ट शेप बनता है, हार्ट शेप के बाद आपका मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। तो ऐसे याद करो, ZGHM जगह हम, ठीक, जाइगोट देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो। पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करें इवेंट्स की, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा इनटू सीड्स एंड फ्रूट्स, कलेक्टिवली कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहेंगे। अब इसमें क्या होता है कि ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में और ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, ये सभी पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं इवेंट्स। एंडोस्पर्म डेवलप हो जाता है एम्ब्रायो डेवलपमेंट में, क्योंकि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड करके बार बार डिवाइड करके ट्रिपल एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है, यानी ट्रिप्लॉइड बोल रहे हैं। एंडोस्पर्म की जो हैप्लॉइडी यानी प्लॉइडी होगी वो 3N होगी और वहीं जाइगोट की 2N होगी।
तो ये हो गया पी पॉली एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये हो गया जाइगोट। ठीक है, जाइगोट होगा डिप्लॉइड, ये एंडोस्पर्म होगा ट्रिप्लॉइड। सेल्स टिश्यू फिल्ड रहते, रिजर्व फूड मटेरियल रखेगा किसके लिए, क्योंकि इसको एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन देना है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पॉली एंडोस्पर्मिक देखने को मिलता है, यानी ट्रिपल फ्यूजन ही देखने को मिलता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू। एक स्टेज आती है जहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलता है, सब्सिक्वेंटली फॉर्मेशन अकर्स। और ऐसा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बाद में सेलुलर हो जाता है। तो फ्री न्यूक्लियर सबसे ज़्यादा सेलुलराइजेशन होगा, तो जैसे कि मान लो कोकोनट था, ठीक, एग्जाम्पल एनसीईआरटी लिखती है कोकोनट में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसमें से कुछ न्यूक्लियस का सेलुलराइजेशन हो जाता है। तो जो हमें पानी देखने को मिलता है वो एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू बना एंडोस्पर्म। और जो वाइट गरी होती है यानी जो कर्नल होता है वो होता है सेलुलराइजेशन ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का सेलुलराइजेशन, यानी उसमें क्यों कई सारे न्यूक्लियस के आसपास सेल्स बन गई तो उसने वाइट कलर की कर्नल का शेप ले लिया। ठीक, वाइट कर्नल का शेप ले लिया, सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाएगा। है वो एंडोस्पर्म ही, चाहे वो वाइट वाला हो चाहे लिक्विड वाला हो, दोनों ही एंडोस्पर्म ही है। बने कैसे हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से। सिंपली असर्शन आ सकता है कोकोनट हैविंग, या कोकोनट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है, देन फाइंड अ वाइट कर्नल। तो हम रीजन पूछ देगा, सेलुलराइजेशन हो जाता है उसका, ठीक है, या फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन सेलुलराइजेशन हो जाता है, या माइटोटिक डिवीजन ऐसा करके कुछ पूछ देगा, तो हम सेलुलराइजेशन पे टिक कर देंगे क्योंकि असर रीजन में आ जाएगा, क्योंकि उस एंडोस्पर्म का सेलुलराइजेशन हुआ है। इतना याद रखो, सीधा एंडोस्पर्म है, और आधे एंडोस्पर्म का जो जिन एंडोस्पर्म का सेलुलराइजेशन हुआ वो का वाइट कर्नल में बदल गया, जिनका नहीं हुआ वो लिक्विड एंडोस्पर्म में रहा, बात खत्म। कंप्लीटली कंज्यूम बाय एम्ब्रायो, एंडोस्पर्म अगर पूरी तरह से खा लिया जाता है एम्ब्रायो के थ्रू, तो इसके एग्जाम्पल है मटर ग्राउंडनट एंड बीन्स। और अगर सीड मैच्योर हुआ, परसिस्ट मैच्योर सीड में कैस्टर कोकोनट और बचा रह जाता है, तो वो उसका एग्जांपल है कैस्टर एंड कोकोनट। कैस्टर कोकोनट, परसिस्टेंस एंडोस्पर्म, परसिस्टेंस एंडोस्पर्म, परसिस्टेंस एंडोस्पर्म, कैस्टर कोकोनट, कैस्टर कोकोनट, कैस्टर कोकोनट, कैस्टर कोकोनट, परसिस्टेंस, बोलो कैस्टर कोकोनट, परसिस्टेंस एंडोस्पर्म, यानी मैचुरेशन के बाद भी एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, कैस्टर एंड कोकोनट। और बात करते हैं जिसमें पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया जाता है, पी ग्राउंडनट बीन्स, 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 पी ग्राउंडनट बीन्स। हो गया। एम्ब्रायो की बात करें, डेवलप हो जाता है मैक्रोपैराइड पर, वेयर साथ जाइगोट सिचुएटेड होता है मैक्रोपैराइड पर, डिफ्रेंशिएट हो जाता है, एंडोस्पर्म बनाता है, एडाप्टेशन एंड आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म, एंडोस्पर्म बनने के बाद प्रोवाइड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जाइगोट को, जाइगोट बदल जाएगा एम्ब्रायो में, एम्ब्रायो कुछ स्टेजेस के थ्रू निकलता है, इसे एम्ब्रायोजेनी बोलते हैं, एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रायोजेनी बोलते हैं। दोनों में देखने को मिलता है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स में। तो स्टेजेस ऑफ एम्ब्रायोजेनी, डाइकॉट लिटन एम्ब्रायो का यहाँ पे हमें दिखाया गया, नहीं ये मोनोकॉट का दिखाया गया, दिस इज मोनोकॉट, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ये ऊपर वाला डाइकॉट का है, ए डाइकॉट का दिया गया है किसमें, क्योंकि दो कॉटिलिडन है, 1 2, इसमें एक कॉटिलिडन है स्कूटेलम। ठीक, तो वही कह रहा है, जाइगोट गिव्स राइट टू द प्रो एम्ब्रियो सब्सिक्वेंटली ग्लोबुलर हार्ट शेप मैच्योर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर हार्ट शेप मैच्योर एम्ब्रियो, याद किया था ना, जेड जी एच एम, जगम जगम। Typical dicots में consist embryonal exist to cotyledons, portion of embryonal axis of the level of cotyledon epicotyle। तो cotyledon में दो चीज़ होती हैं, एक cotyledon के ऊपर का पार्ट प्लेम्यूल होगा, नीचे का पार्ट हाइपोकोटाइल यानी कि रेडिकल होगा। तो हाइपोकोटाइल में आपका रेडिकल आएगा, एपिकोटाइल यानी प्लेम्यूल के ऊपर का पार्ट, cotyledon के ऊपर का पार्ट प्लेम्यूल होगा। तो ये cotyledon मान लो, ठीक है, ये cotyledon मान लो, तो इसके ऊपर का पार्ट ये हो गया प्लेम्यूल, और ये हो गया रेडिकल, ठीक, ये हो गया cotyledon। ओके, ये हो गई एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई। मोनोकॉट्स में, एम्ब्रायो मोनोकॉट्स में प्रेजेंट ओनली वन कॉटिलिडन, एक कॉटिलिडन होगा जिसे स्कूटेलम कहेंगे। टुवर्ड्स द स्लाइड लेटरली, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर एंड्स एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। बस चैप्टर हमारा खत्म ही होने वाला है। कहता है रेडिकल से रूट निकलती है और प्लूम्यूल से सूट निकलता है, यानी कि वही कह रहा है, एम्ब्रियोनल एक्सिस से प्लूम्यूल से सूट निकलता है और रेडिकल से रूट निकलती है। और रेडिकल जो है वो एक सीथ से कवर रहती है, जिसे कोलराइजर कहते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सीथ पाई जाती है, कोलराइजर से ढकी रहती है। पोर्शन एम्ब्रियोनल एक्सिस, लेवल ऑफ अटैचमेंट स्कूटेलम, एपिकोटाइल यानी कॉटिलिडन के ऊपर का पार्ट प्लूम्यूल, नीचे का पार्ट रेडिकल। सूट एपेक्स बनाएगा, ऊपर का पार्ट सूट एपेक्स बनाएगा, यानी प्लूम्यूल बनाएगा सूट, रेडिकल बनाएगा रूट। कंप्लीट। अब आ जाओ सीड पे,
एंजियोस्पर्म में हमें देखने को मिलता है सीड फाइनल प्रोडक्ट है। हमने सबसे पहले पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या था, सीड एंड फ्रूट। तो यहाँ पे हमें सीड मिलता है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में। यहाँ प्राय डिस्क्राइब किया जाता है फर्टिलाइज ओव्यूल को सीड के फॉर्म में। फर्टिलाइज ओव्यूल ही हमारा सीड है। सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट के अंदर पाया जाएगा। टिपिकली कंसिस्ट ऑफ कोटिलिडन, 2 कोटिलिडन पाए जाएंगे। सीड कोट एम्ब्रायनल एक्सिस होगी। तो मान लो ये हमारा सीड है, ठीक। ये हो गई एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये हो गया कोटिलिडन, ठीक है। ये हो गई प्लूम्यूल, ये हो गया रेडिकल। यहाँ से निकलेगी प्लूम्यूल, यहाँ से निकलेगा रेडिकल जब जर्मिनेट करेगा। तो ये हो गया सीड, ठीक है, समझिए। आगे देखते हैं। जनरली थिक स्वॉलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स में क्या होता है, फूड रिजर्व स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से ये फूल जाते हैं या स्वॉलन हो जाते हैं। तो जिनमें मैच्योर सीड्स में मतलब कि फूड रिजर्व पाया जाएगा वो एल्बुमिनस या नॉन एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस और एल्बुमिनस 2 भागों में बांटा गया है। तो जिनमें कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचता है वो एक्स या नॉन एल्बुमिनस कहलाते हैं, जैसे पी एंड ग्राउंडनट। और जिनमें एंडोस्पर्म बच जाता है, कम्प्लीटली यूज नहीं हो पाता है, वो है उनमें ड्यूरिंग द एम्ब्रायो डेवलपमेंट बचा रह जाता है, नॉट कम्प्लीटली यूज, तो उन्हें कह देंगे हम एल्बुमिनस। बीट मेज बार्ले कस्टर, बीट मेज बार्ले कस्टल एल्बुमिनस, 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 बीट मेज बार्ले कस्टल एल्बुमिनस। पी ग्राउंडनट नॉन एल्बुमिनस, पी ग्राउंडनट एग एल्बुमिनस या नॉन एल्बुमिनस, पी ग्राउंडनट एग एल्बुमिनस या नॉन एल्बुमिनस। ओकेजनली देखा पाते ब्लैक पेपर बीट, ब्लैक पेपर बीट परसिस्टेंट न्यूज, परसिस्टेंट न्यूसिलस पाया जाता है। परसिस्टेंट न्यूसिलस, ब्लैक पेपर बीट, ब्लैक पेपर बीट, परसिस्टेंट न्यूसिलस, पेरिस्पर्म बोलते हैं, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म परसिस्टेंट न्यूसिलस है, पेरिस्पर्म परसिस्टेंट न्यूसिलस है, ब्लैक पेपर बीट में पाया जाएगा, ब्लैक पेपर बीट में पाया जाएगा, ब्लैक पेपर बीट में पाया जाएगा परसिस्टेंट न्यूसिलस, पेरिस्पर्म सिंपली। एल्बुमिनस में व्हीट मेज बार्ले कस्टर, व्हीट मेज बार्ले कस्टर, व्हीट मेज बार्ले कस्टर। नॉन एल्बुमिनस में पी ग्राउंडनट, पी ग्राउंडनट। आ जाओ आगे देखते हैं, रट गया। Integument ovule hardet of seed course, micropyle remains small for seed course, facilitate the entry of oxygen। इसमें एक माइक्रोपाइल पाया जाएगा छोटा सा, वहीं से एयर और वाटर वगैरह एंटर करेगा सीड के अंदर। एक माइक्रोपाइल, सीड पर माइक्रोपाइल होता है, स्मॉल पोर, जिसे माइक्रोपाइल बोलते हैं। वहीं से ऑक्सीजन और वाटर एंटर करता है, जर्मिनेट करने के लिए मदद करता है। और जब सीड जर्मिनेट कर रहा होता है तो उसे खाना भी चाहिए होता है, वो खाना मिलता है इन कोटिलिडन्स में रिजर्व फूड से। डोरमेंसी की बात करते हैं, 10 से 15% मॉइस्चर मास बाई मास। अगर रिलेटिवली ड्राई होता है सीड जो है वो ड्राई होता है, जब वाटर कंटेंट उसमें बहुत ही कम रह जाता है। कितना बचता है, 10 से 15% वाटर बच जाता है, 10 से 15%, जिससे उसके मेटाबॉलिक, जब पानी इतना कम हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए वाटर चाहिए ना। तो जब वाटर हो गया कम, जब वाटर हो गया कम तो वाटर हो गया कम तो उसकी मेटाबॉलिक रेट जो हो गया है कि कम हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। 10 से 15% ही वाटर बच जाता है, तो वो चला जाएगा डोरमेंसी में। और डोरमेंसी में आगे देखने को मिलेगी। डोरमेंसी क्या होता है, सीड का मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाना या स्लो डाउन हो जाना पूरी तरह से, या बंद हो जाना। तो ट्रांसफॉर्मेशन ओव्यूल सीड ओवरी, ओव्यूल बदल जाता है सीड में, ओवरी बदल जाती है फ्रूट में, प्रोसीड द साइमल्टेनियसली। ये सब चीज़ें एक साथ होती हैं, यानी साथ साथ पैरेलल चलती हैं। सीड ओव्यूल में बदल रहा होगा और ओवरी फ्रूट में बदल रही होगी। फ्लैशी गुआवा देखने को मिलता है, ऑरेंज मैंगो देखने को मिलता है। कुछ फ्रूट हैं ओवरी डेवलप्स वेल फ्रूट पेरिकार्प। और कुछ ड्राई होते हैं जैसे ग्राउंडनट और मस्टर्ड, ग्राउंडनट मस्टर्ड ड्राई फ्रूट। गुआवा ऑरेंज मैंगो, गुआवा ऑरेंज मैंगो फ्लेसी फ्रूट्स हैं, फ्लेसी फ्रूट्स गुआवा ऑरेंज मैंगो। रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट डिस्पर्जल मैकेनिज्म को देखने को मिलता है। सीड डिस्पर्जल मैकेनिज्म से फ्रूट डिस्पर्जल मैकेनिज्म, यानी हमने फ्रूट खाया और उसके सीड ऐसे कहीं फेंक दिए, तो ये क्या हो गया, सीड का डिस्पर्जल हो गया ना। तो यही किसके अंतर्गत आता है, सीड डिस्पर्जल मैकेनिज्म के अंतर्गत आता है। और कई सारे फ्रूट अलग अलग तरह का सीड डिस्पर्जल अपना कैरी करते हैं। जैसे आम में एक सीड पाया जाएगा तो वो एक बार में एक ही डिस्पर्जल कराएगा। और जैसे सिट्रिक हो गए, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इनमें कई सारे सीड पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, मल्टीपल डिस्पर्जन करते हैं। एक टाइम पे एक फ्रूट खाया, तुमने कई सारे सीड को डिस्पर्ज कर दिया। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट बाय टाइम फ्रूट डेवलप्स द ओवरी ऑफ फ्लोर पार्ट डिजनरेट कर जाते हैं, फॉल हो जाती है, यानी ओवरी के फ्लोर पार्ट सारे गिर जाएंगे और ओवरी होगी फ्रूट में बदल जाएगी। हाउएवर फ्यू रिस्पेक्टिव स्पीशीज, स्ट्रॉबेरी एंड कैस्यू, स्ट्रॉबेरी एप्पल कैस्यू में कहता है कि ओवरी के अलावा भी कोई पार्ट अगर उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्रूट बनाने में, तो वो ऐसे फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। जैसे कि थैलेमस, 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 थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है अगर फ्रूट को बनाने में, स्ट्रॉबेरी के अलावा, स्ट्रॉबेरी के अलावा। ये नहीं कि सिर्फ थैलेमस से ही बन जाएगा फ्रूट, ओवरी के अलावा अगर कोई फ्लोरल पार्ट उसमें कर रहा है, ओवरी का पार्ट अगर मतलब हाँ फ्लावर का पार्ट उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, थैलेमस जैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे एप्पल कैसी स्ट्रॉबेरी के रूप में, तो उसे फॉल्स फ्रूट बोल देंगे। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर डेवलप ओनली ओवरी और कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स, सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बनने वाले फ्रूट्स ट्रू फ्रूट्स कहलाएंगे। ऑल द मोस्ट ऑफ स्पीसीज फ्रूट रिजल्ट इन द फर्टिलाइजेशन, दे आर फ्यू स्पीसीज।
इन विच डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट बनते हैं उन्हें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं। जैसे बनाना इसका एग्जांपल है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बनाना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, बनाना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, बनाना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक इंड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड सच एज सीड। सीड ऑफर सेवरल एडवांटेज एंजियोस्पर्म, कहता है सीड्स का एक और ज़्यादा मतलब कुछ एडवांटेज हमें देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म में। पहला देखने को मिलता है कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन इंडिपेंडेंट होता है वाटर से। वाटर से इंडिपेंडेंट क्यों होगा इसका पॉलिनेशन? क्योंकि एंजियोस्पर्म में मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स कराते हैं ना, इंसेक्ट्स कराते हैं, तो ये वाटर से पॉलिनेशन से इंडिपेंडेंट, वाटर से स्वतंत्र होगा। वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसका पॉलिनेशन कराने के लिए, क्योंकि इनमें इंसेक्ट मधुमक्खी पाई जा रही है पॉलिनेशन कराने के लिए ऑलरेडी। तो सीड फॉर्मेशन मोर डिपेंडेबल होते हैं और ये सीड डिस्पर्जल का मैकेनिज्म का यूज करते हैं। आल्सो सीड हैव ए बेटर अडाप्टिव स्ट्रेटजी डिस्पर्जल मैकेनिज्म न्यू हैबिटेट्स में देखने को मिलता है। हमने फल खाया, उसके सीड फेंक ऐसे फेंक दिए तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं, नया पेड़ पौधा बन जाता है, आगे आते हैं। कॉलोनाइज करने थे अलग किसी एरिया में कॉलोनाइज कर जाते हैं। मान लो तुम्हारे घर के पीछे एक खेत है, तुम रोज़ फल फ्रूट खा रहे हो, वहीं फेंक रहे हो, कुछ सालों बाद देखने को मिलेगा वहाँ एक पेड़ पौधे जमा है, जो फ्रूट तुमने खा के फेंके थे। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से कॉलोनाइजेशन हो गया ना, अलग अलग सीड्स का। यंग सीडलिंग्स जो होता है, यानी बच्चा जो यंग होता है मतलब छोटा सा, पहले यंगर अर्ली सीड जो होता है उसे सीडलिंग्स कहते हैं। नरिसेस द कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस दियर ओन, मतलब कि जब तक कि वो फोटोसिंथेसिस करने लायक नहीं हो जाता तब तक वो जिंदा कैसे रहेगा, कहाँ से फ्रूट लाएगा? तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि हार्ड सीड कोट है इसके ऊपर एक, तो वो नरिशमेंट कहाँ से लाएगा? तो यहीं पे काम आता है सेक्सुअल प्रोडक्शन जर्मिनेट करता कॉम्बिनेशन। जो कोटिलिडन होता है यंग एम्ब्रायो को, कोटिलिडन जो एंडोस्पर्म था वो, यानी कोटिलिडन में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो सीड को क्या देगा, जब तक कि वो जर्मिनेट करके फोटोसिंथेसिस करने लायक ना हो जाए तब तक उसको खाना पीना देगा कोटिलिडन। कुछ सीड हैं बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर डिहाइड्रेट कर दिया जाता है, डोरमेंसी में डाल दिया जाता है। जैसे हम लोग गेहूँ को स्टोर करते हैं ना, गेहूँ मक्का को और चावल को डिहाइड्रेट कर करके, सुखा करके। इमेजिन द एग्रीकल्चर अब्सेंस ऑफ सीड्स, यानी अगर सीड ना हो उसको इमेजिन कीजिए तो एग्रीकल्चर कैसे की जाती। और अगर आफ्टर फॉर्मेशन बनने के बाद वो स्टोर ही ना किए जा सकें तब कैसा होगा, तब कैसे खेती करी जाती? ये सब प्रॉब्लम सोच सकते हो। हाउ डू यर रिमेन अलाइव डिस्पर्स, ये सब लूज द वाइबिलिटी, यानी कुछ जो होते हैं सीड्स अपनी वाइबिलिटी कुछ महीनों में ही खो देते हैं, जबकि नंबर ऑफ ऐसी स्पीसीज हैं जिनमें कई सालों तक की वाइबिलिटी देखी गई है सीड्स की। वहाँ पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी पड़ी थी जो स्पीसी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पर डिपेंड कर रही थी, जिसमें सीरियल्स की तुम्हारी कुछ 30 मिनट से कम थी, वहीं 30 दिनों से ज़्यादा की थी रोजेसी लेगुमिनेसिस सोलेनेसी, रोजेसी लेगुमिनेसिस सोलेनेसी। ठीक है, सीरियल्स में पाई जा रही थी 30 मिनट से कम, डिपेंड कर रही थी सर पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी स्पीसीज टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पर। वहीं आप सीड की बात करें तो सीड भी 100 ऑफ ईयर्स तक जिंदा रह सकते, मतलब डोरमेंसी के थ्रू 100 ऑफ ईयर्स तक वायबल हो सकते हैं। तो ओल्डेस्ट यहाँ पे हमें लुपिनस आर्कटिकस आर्कटिक टुंड्रा में पाया गया था, 10,000 साल पुराना, 10,000 साल पुराना मिला सीड जर्मिनेटेड फ्लावर्स आफ्टर एस्टिमेटेड रिकॉर्ड, यानी 10,000 साल बाद भी वो जर्मिनेट कर गया। कौन सा? लुपिनस आर्कटिकस, जो कि आर्कटिक टुंड्रा में पाया गया था। एक और सीड था 2000 साल पुराना, फेनेलिस टैक्टाइलिफेरा, फेनेलिस टैक्टाइलिफेरा 2000 साल पुराना, फेनेलिस टैक्टाइलिफेरा 2000 साल पुराना। फेनेलिस टैक्टाइलिफेरा कहाँ पाया? किंग हेराल्ड पैलेस नियर डेड सी के पास एक किंग हेराल्ड पैलेस में पाया गया। अब यहाँ पे कुछ दो चीज़ पढ़नी है, पैरासिटिक स्पीसीज ऑरियोबैंका एंड स्टिगा, पैरासिटिक प्लांट्स की पैरासिटिक स्पीसीज देखने को मिलती है। ऑरियोबैंका, स्टिगा एंड कस्कटा भी है। कस्कटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लिखता है, कस्कटा वीनस फ्लाइटेरिया डायोनिया वगैरह लिखता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। वहीं पे कस्कटा एक पैरासिटिक प्लांट्स का एग्जाम्पल दिया है। तो ऑरियोबैंका, स्टिगा और कस्कटा में 3 एग्जाम्पल मिल गए टोटल एनसीईआरटी में पैरासिटिक प्लांट्स के। तो पैरासिटिक प्लांट, ठीक है, पैरासिटिक प्लांट के एग्जाम्पल हैं ओरोबैंका, स्ट्रिगा, कस्कटा। ओरोबैंका, स्ट्रिगा और कस्कटा। एपोमिक्सिस क्या है? बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सीड बनाना, ठीक, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनाना एपोमिक्सिस है। यानी मिमिक करता है ये किसको? रिप्रोडक्शन को, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है। तो कहता है कि फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि एस्टरेसियो ग्रासेस में इवॉल्व करता है स्पेशल मैकेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। कुछ तरीके हैं जिनसे डेवलप होते हैं एपोमिक्टिक सीड। इन सम स्पीसीज में देखने को मिलता है डिप्लॉयड एक्सेल विदाउट, डिप्लॉयड एक्सेल जो है वो बन जाती है बिना किसी रिडक्शन, मतलब बिना किसी रिडक्शन डिवीजन के, उसमें कोई मियोसिस नहीं होगी। डिप्लॉयड एक्सेल बिना किसी रिडक्शन डिवीजन के डेवलप हो जाती है एम्ब्रायो में विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे सिट्रस एंड मैंगो में पॉली एम्ब्रियोनी भी देखने को मिलती है। सिट्रस एंड मैंगो में पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है क्योंकि उसमें कुछ यूसिलर सेल्स होती हैं और सराउंडिंग एम्ब्रायो स्टार्ट कर देते हैं डिवाइड करना और बनाते हैं कई सारा
इनटू एम्ब्रायो, कई सारा एम्ब्रायो बना देते हैं। तो हमें सिट्रस एंड मैंगो में न्यूसेलर सेल्स के थ्रू एग्जांपल असर्शन रीजन में पूछ देगा कि पॉलीएम्ब्रियोनी सिट्रस एंड मैंगो में क्यों पाई जाती है, तो हम एग्जांपल देंगे कि न्यूसेलर सेल्स, क्योंकि न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग एम्ब्रायो बनाना चालू कर देती हैं, तो जिसकी वजह से पॉलीएम्ब्रियोनी हमें देखने को मिलती है। ऐसी स्पीसीज ओव्यूल कंटेंट्स मैनी एम्ब्रियो, एक ओव्यूल में कई सारे एम्ब्रियो पाए जाएंगे। ऑरेंज स्क्वीज, हाइब्रिड वेराइटीज सेवरल अवर फूड एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स। कह रहा है कि हाइब्रिड वेराइटीज को कैसे कल्टिवेट किया जाता है। कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिड वेराइटी, यानी हाइब्रिड वेराइटी की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ी है आजकल, देखने को मिल रहा है। तो पहले प्रॉब्लम आई थी कि हाइब्रिड सीड वो कैसे बनाया जाए, हर साल बनाना पड़ता था, तो इसलिए हमने एपोमिक्टिक कॉन्सेप्ट को लाया। तो हाइब्रिड सीड को बार बार ना बनाना पड़े, या उनको दोबारा यूज किया जा सके, या फिर ऐसा कुछ हो कि हाइब्रिड सीड को ही उसके कैरेक्टर्स को कंज्यूम करने के लिए, यानी जेनेटिकली हमने अच्छा एक हाइब्रिड सीड बनाया, अगली बार करोगे तो वो मेंडेलियन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सेपरेट कर जाएंगे कैरेक्टर। तो हम क्या करेंगे, एपोमिक्सिस करा देंगे, यानी बिना किसी मियोटिक डिवीजन के। मियोटिक डिवीजन नहीं होगा तो गैमेट नहीं बनेगा, गैमेट नहीं बनेगा तो मेंडेलियन कैरेक्टर नहीं फॉलो होंगे, ठीक। तो वो अपने डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड में कैरेक्टर्स मेंटेन नहीं कर पा रहा था, तो हमने क्या किया, एपोमिक्सिस करा दी। तो क्योंकि हाइब्रिड सीड जो होते थे बहुत महंगे होते थे फार्मर्स के लिए, तो हाइब्रिड को वही एपोमिक्टिक बनाने के लिए कोई सिग्रीगेशन नहीं होगा, मेंडेलियन के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ सिग्रीगेशन नहीं लगेगा, तो हाइब्रिड प्रोजिनी यानी उसके अंदर हाइब्रिड कैरेक्टर बने रहेंगे और साल दर साल उनका यूज किया जाएगा। बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस, हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से रिसर्च और लेबोरेटरीज में अपना योगदान दे रही है। जेनेटिक्स और एपोमिक्सिस के थ्रू ट्रांसफर ऑफ एपोमिक्टिक जीन्स, यानी कि एपोमिक्टिक जीन्स डाल करके हाइब्रिड वेराइटी बनाई जा रही है, जिसे हेटेरोसिस कहते हैं। सिंपल का समझ है। अब एक समरी में देख लेते हैं। समरी में एक ये लाइन अंडरलाइन कर लो, द सेंट्रल टिश्यू इज न्यूसीलस इन विच आर्चीस्पोरियम differentiate a cell of the archisporium megaspore mother cell divide mitotically, one of the megaspore forms embryo sac the female gametophyte। समझे, आर्चीस्पोरियम, आपकी आर्चीस्पोरियम डिफ्रेंशिएट हो जाती है मेगास्पोर मदर सेल में, जो कि मियोटिक डिवीजन करेगी और उससे बनेंगे मेगास्पोर, ठीक है। मेगास्पोर टेट्राड बनता है, 3 रीजनरेट कर जाते हैं, एक बचा रहता है, एक सेल, एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा रहता है। तो यहाँ पे आर्चीस्पोरियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्चीस्पोरियम डिफरेंशिएट होती है किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में, जो कि डिवाइड करती है माइटोटिकली, माइटोटिकली नहीं मियोटिकली, यानी मियोसिस करेगी तो बनेगा मेगास्पोर, सिंपल सा। और मेगास्पोर बनाता है एम्ब्रायो सैक, जिसमें आपके पॉलन ट्यूब जनरेट कराएगी। कंप्लीट, एंड ऑफ द चैप्टर, 1 घंटे में उड़ा दिया। टाटा बाय बाय।